आइए हम अपने और एक्सपर्ट्स के विचार भी सुनते रहेंगे, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, कहीं और उन्हें जाना है, तो उपस्थित देवी और सज्जनों, 25 वर्षों का हमारा युवा झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में न सिर्फ झारखंड में बल्कि अब तो वैश्विक मंच में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। चाहूंगी इस बात के लिए बस जोरदार तालियां हो जाए और तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों की। माफी चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा किसी कार्यक्रम में जाना है बाहर, इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों को ये मंच आप लोगों के जिम्मे छोड़ूंगा। आज झारखंड के आबुआ दिसों बजट 2026 के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में हमारे साथ मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री हमारे सहयोगी राधा किशोर जी, राज्य मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह जी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार जी और सचिव अमित कुमार जी और अध्यक्ष राज्य हमारे वित्त आयोग के अमृत प्रताप सिंह जी और विशेषकर जो यहाँ मेहमान हमारे बीच में हैं, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर एन कार्तिकेयन जी, डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी, डॉक्टर डी रॉय जी, डॉक्टर सुधा नारायण जी तथा हरीश्वर दयाल जी और यहाँ उपस्थित सभी विभाग के सचिव और सभी प्रबुद्ध नागरिक, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज का बजट कैसे हो, इस पर आज विशेष चर्चा है और काफी दिनों से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और कई संस्थानों के साथ हम लोगों ने अपना सहयोगी के रूप में उनसे परामर्श भी लिया और कई चीजें उभर के भी आई हैं और आ भी रही होंगी। झारखंड प्रदेश यूं कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में सभी राज्य अपने अपने अलग अलग कहा जाए कि अलग अर्थव्यवस्था, अलग कार्यशैली, अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ चलती है। हर राज्य के अपने अपने राज्य को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के अपने तरीके होते हैं। झारखंड प्रदेश कहा जाए कि देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है और छोटा राज्य भी है, लेकिन यहाँ पर कई बड़े आर्थिक गतिविधियां इस राज्य में होती हैं। माइंस मिनरल्स के खनन कार्य हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर होता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका तो बहुत बड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये राज्य सरकार
कि अपनी एक विशेष अधिकार के साथ सरकार काम करती है और निरंतर हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ और आर्थिक समृद्धि की ओर भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि ये नया राज्य भी है, ये 25वां साल झारखंड का चल रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट में आज हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये लगातार इसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डिमांड भी उसी तरीके से है। और मैं अभी कई देशों की यात्रा करने के बाद कल ही लौटा हूं। वहां की चीजों को भी मैंने बहुत करीब से देखा कि वहां किस तरीके से लोग की जीवन शैली, वहां के किसानों की स्थिति, वहां के शहरों की स्थिति, वहां के उद्योगों की स्थिति किस तरीके से विकसित होती है। तो कहीं ना कहीं कई नीतियां ऐसी होती है जहां अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती है, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे पर्यटन हो। और कई चीजें वहां के आर्थिक समृद्धि का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उनके पास आर्थिक संसाधन इतनी मजबूत होती है कि बहुत सारे काम करने में उनको बहुत आसानी भी होती है। हम लोगों ने भी विगत दिनों कुछ टारगेट के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जैसे टूरिज्म पर थोड़ा फोकस है, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, आधारभूत संरचनाओं पर भी फोकस है। और चूंकि हर काम को करने में जो भी बाधाएं आती है वो सबसे पहले आती है पैसों। पैसे कहां से आएंगे? शहरीकरण बढ़ रहा है हमारे राज्यों में, पूरे देश में। शहरों को अपने पैरों पर भी खड़ा कैसे करना है, इस पर भी विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव से लोग प्रखंडों में आकर के अपनी बेहतर भविष्य तलाशने का प्रयास करते हैं। प्रखंड के लोग डिस्ट्रिक्ट में आकर के अपनी बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लोग राजधानी में आकर के अपने बेहतर भविष्य की तलाश करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से एक जो एक आम नागरिक का विचरण है, ये विचरण अनवरत ये एक साइकिल है जो चलेगा। तो हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को उस तरीके से ही चलाना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम गांव से शहर की चीजों को परस्पर कनेक्ट कर सकें। हमारा ये बिल्कुल अस्वस्थ थोड़ा सा चीजों पर हमारे राज्य की जो यहाँ की भावनाएं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोगों का रहन सहन, लोगों का तरीके हैं, उनके अनुरूप
उनके उनको हम कैसे सहायता हम लोग कर पाए। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर पर हम लोग निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे बेहतर उसका परिणाम भी है। हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी के अभाव से वो जमीनें खाली पड़ी रहती थी। अब उन जगहों पर पानी कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बजट के साथ काम करने की जरूरत भी है। आने वाला समय में भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो एक प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास लगभग प्रचुर मात्रा में है। हमारे पास बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर हैं, लेकिन उन वाटर रिजर्वायर का हम अच्छे बेहतर प्रयोग नहीं कर पाते, उनको हम गांव तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको हम अपने किसानों तक नहीं पहुंचा पाते। जमीनें हैं जिसमें हम कई बार खेती कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर संसाधन के अभाव में हम लोग उसमें भी कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अब चूंकि नया जनरेशन भी आ रहा है, नए जनरेशन की एक डिमांड अलग है। नए जनरेशन अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर साइड से हट करके एक नए रास्ते की तलाश में है। उनके लिए भी एक चुनौती है, एक अच्छे बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, जहां वो आज की कॉम्पिटिटिव लाइफ में अपने को खड़ा कर पाए। इस दिशा में भी हमें एक मजबूत आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि हम लोग का ये राज्य थोड़ा चुनौती हो रहा है, क्योंकि पहाड़, नदी, नाले, थोड़ा टेरेन हम लोग का जो भौगोलिक ये थोड़ा टफ है, जहाँ कई सारे चीजें जो हमें सुविधाएं पहुंचानी है उनमें भी चुनौतियां होती हैं, और कई सारे लोगों को भी कोई लाभ लेने में कई दिक्कतें आती हैं। मुझे लगता है कि आज ये समय है, एक बेहतर समय है, जहां राज्य के लिए एक मजबूत और बहुआयामी एक बजट की आवश्यकता राज्य को है, जहां हर क्षेत्र में जहां हमें लगता है और हमें दिखता भी है कि राज्य में क्षमताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे किसान भी हैं, राज्य में अच्छे छोटे मझोले उद्यमी भी हैं, राज्य में अच्छे हमारे खेल के क्षेत्र में भी अच्छे नौजवानों का मौजूदगी है। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम बहुत बेहतर स्थिति में अपने को खड़ा कर सकते हैं। और जो यहाँ का मुख्य रूप से आदिवासी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट होने की वजह से ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा एक परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ चली आ रही है। उन परंपरागत व्यवस्थाओं को भी हम को मुझे लगता है कि कैरी करना चाहिए। उनके लिए भी, क्योंकि मैं कई चीजें देखता हूँ बहुत हमारे राज्य में जो हमारे पास क्षमताएं हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर हम कहें कि लाख का उत्पादन, देश का हम लोग पहला राज्य है जो सबसे अधिक लाख उत्पादन करता है।
लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। हम तसर सिल्क का जो कोकून है वो हम देश में सबसे अधिक उत्पाद करते हैं, लेकिन उसका हम बेहतर उपयोग नहीं कर पाते। तो इन सब चीजों पर भी हम आज एक अच्छे स्थान पर जा सकते हैं। आज जिस देश में कोकून होता ही नहीं हो, तसर बनता ही नहीं हो, लेकिन वहां सिल्क के नाम पर आज दुनिया में सबसे नंबर 1 देशों में वो गिनती में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ जो कड़ियां हैं अलग अलग, वो कड़ियां बीच में हमारा जो ब्रेक रहता है उन सब का उनको भी भरने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कई जगहों से हम बात करते हुए इस बात को आ रहे हैं या हम लोग चर्चाओं में भी हैं कि अपनी राज्य के इकोसिस्टम को जो आर्थिक संसाधन और लोगों के रोजगार और यहाँ के समृद्धि के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर निश्चित रूप से हम लोग अब एक मजबूत रूपरेखा के साथ आगे हम लोग जाएंगे। मैं अभी भी पूछ रहा था कि जो हम लोग आज यहाँ बजट संगोष्ठी में बैठे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जैसे तिरुपति है और कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पर वो अपनी बजटीय व्यवस्थाओं के साथ इतना बेहतर तरीके से चीजों को संचालित करते हैं, वो कि उनका क्या मॉडल है, उनका किस तरीके से चीजें होती हैं, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तब तक मैं आपके बीच में आ गया। तो ये बात है कि कहीं चीजें कुछ जगह पर अच्छी तरीके से भी काम कर रही है और हमें भी थोड़ा अपने लोगों को सरकार के बजट के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको भी एक जिम्मेवारी देनी पड़ेगी। मैं अभी जिन देशों में गया था वहां पर लोगों का जीवन और सरकार के साथ जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका भरपूर उपयोग कैसे लोग करते हैं। उनका घर तो अपना घर है ही, बल्कि जो बाहर उनका जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी उनका घर के बराबर। घर से उठे लोग चलते हैं, चलते चलते खाना है, चलते चलते अपने को फ्रेश अप भी करना है और काम भी करना है, और सबके लिए लोगों को अब कोई टॉयलेट यूज करता है, टॉयलेट यूज करने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ता है। ट्रेन में चलो, ट्रेन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हर चीज में उनको आर्थिक सहयोग, आर्थिक ये उसके अनुरूप उनको सुविधा भी उसके अनुरूप में मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो विभाग सब जो लोगों के चलते हैं, अलग अलग जो विभाग है, सभी विभाग को वित्त और हमारे जो बजट के अनुरूप जो उनको जिम्मेवारी मिलती है, अगर वो बजट हम लोग एक बेहतर और आम लोगों के सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हम लोग डाल पाए, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक जो हमारा बजट है, निश्चित रूप से सभी लोगों की आशाएं और उम्मीदें बड़ी होती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी हम लोग कई चीजों में थोड़ा इसलिए है कि नया राज्य बना है, हमारे पास
वर्कफोर्स भी बहुत उतना नहीं हम डेवलप कर पाए हैं जहां हम अपना हेड्स को खड़ा कर पाए, वो भी धीरे धीरे हम लोग, अगर हम देखेंगे कि हमारे वित्त विभाग जो संसाधन एकत्रित करने वाला विभाग है, उनमें भी कई पदाधिकारियों की कमी है, उन सबको भी हमें जल्द से जल्द हम लोग उसको भरने का काम करें, ताकि हम लोग के सभी कोनों से हमें सहायता और सहयोग मिल सके। आज जो हमारे बीच आए सभी संस्थानों के विशेषज्ञ और जो जितने भी सलाहें आई हैं, जितने भी सुझाव आए हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार का बजट, हर बार तो प्रयास हम लोगों ने किया है, लेकिन इस बार एक मजबूत बजट के साथ हम लोग 2026 के साल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि यहाँ के हर वर्ग, हर विषय को हम मजबूती से हम लोग उस पर काम कर सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब ये समय है, हम थोड़ा सा समय और लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे अपराध देशों बजट पोर्टल पर बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ 3 जो सुझाव थे, आज उन सुझावों को भेजने वालों को यहाँ सम्मानित करने का समय। स्वाति बंका पहला नाम होगा, आप आएंगी। इसके बाद आएंगे किशोर प्रसाद वर्मा और उसके बाद आएंगे श्री गोपी हांसदा। आप तीनों से निवेदन, अगवा देशों बजट पोर्टल पर बहुत सारे सुझाव, हजारों की संख्या में सुझाव मिले और आज इस समय इन्हें ही प्रशस्ति पत्र और कैश प्राइज दिया जा रहा है, सरकार के साथ मिलकर अपने सुझाव को साझा करने के लिए। तालियां होती रहनी चाहिए। आप हैं स्वाति बंका, आपके सुझाव के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि बजट, अगवा बजट कैसा हो, इस पर आपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। किशोर प्रसाद वर्मा, अगला आमंत्रण होगा। किशोर प्रसाद वर्मा, युवा झारखंड का युवा आज इतना संवेदनशील हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि वह बजट के लिए भी डिस्कस करने लगा, ये हमारे लिए बड़ी बात है। गोपी हांसदा जी, आप आगे आएंगे। और हमारे गेस्ट स्पीकर्स, जिन्होंने बहुत संजीदगी से झारखंड की परिस्थितियों को देखा, समझा और बजट बनाने के लिए महत्वपूर्ण विचार दिए, डॉक्टर प्रोफेसर एन कार्तिकेयन, सर प्लीज आप आएंगे। ये सम्मान महोदय आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा झारखंड की धरती पर झारखंड का अगवा बजट कैसा हो, इसमें आपके महत्वपूर्ण विचार हमने सुने भी हैं सर। बहुत बहुत आभार आपका, ये सम्मान आपका। इस समय तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा प्रियम, अगला निवेदन करती हूँ, अगला आमंत्रण होगा डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा प्रियम। इसके बाद आएंगी डॉक्टर देव अर्पिता रॉय। डॉक्टर मनीषा प्रियम, शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें आपने अपने वक्तव्य में बताई कि शिक्षा हो और महिला शिक्षा हो, हायर एजुकेशन हो तो झारखंड तरक्की करेगा। डॉक्टर देव अर्पिता रॉय, आप आएंगी। ये सम्मान इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आभार स्वरूप हम आपको दे रहे हैं झारखंड की धरती से। डॉक्टर सुधा नारायणन, डॉक्टर सुधा नारायणन मैम, निवेदन आपसे। अगला आमंत्रण डॉक्टर एपी सिंह, चेयरमैन फिफ्थ फाइनेंस कमीशन झारखंड। निवेदन सर आप आए, एक महंगी जवाबदेही आपके कांधों पर और अच्छा बजट, अगुआ सरकार का बजट और आम लोगों का बजट, विकास की एक नई कहानी लिखे, ये कामना है।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अपने बहुत व्यस्त समय से भी आपने जो समय निकाला इस बजट पूर्व संगोष्ठी के लिए, बहुत आभार आपकी उपस्थिति और आपके विचारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और निवेदन आप कृपया सब यही बने रहेंगे, अभी हमारा अगला और कुछ कार्यक्रम रह गया है जिसे हम पूरा करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे प्लीज। कुछ एक और पहलू हैं आज इस बजट पूर्व संगोष्ठी के जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। इस कड़ी में आप आइए विचारों, जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन